नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। सप्ताह भर की मुख्य खबरें लेकर मैं हूं हफीज खान। सप्ताह भर की खबरों में क्या रहा जिले का हाल, क्या रही सप्ताह भर की मुख्य खबर, कौन सी खबर थी जरूरी जो आपसे छूट गई, अगले एक बुलेटिन में हम दिखाएंगे सप्ताह भर की मुख्य खबर। अब खबरें विस्तार से। भीषण गर्मी के दिनों में राजनांदगांव शहर के कुछ वार्डों में पानी की समस्या को देखते हुए नगर निगम के भाजपा पार्षद दल और समस्याग्रस्त क्षेत्र के लोगों ने आज सिर पर खाली मटका लेकर नगर निगम का घेराव किया और अमृत मिशन में बनी पानी टंकियों को चालू करने की मांग की है। वहीं नगर निगम परिसर में मटका फोड़कर विरोध भी जताया। राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र के 51 वार्डों में से कई दूरस्थ वार्ड ऐसे हैं जहां पर पानी की समस्या बनी हुई है। इन वार्डों में टैंकर के माध्यम से पानी सप्लाई भी की जाती है, जिसे देखते हुए अमृत मिशन योजना के तहत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पानी टंकियों का निर्माण किया गया है ताकि शहर के अंतिम हिस्से तक पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुँचाया जाए। लेकिन अमृत मिशन योजना के तहत बनी पानी टंकियों को शुरू नहीं किए जाने से समस्या अभी भी बरकरार है। नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष श्रीमती शोभा सोनी और अन्य भाजपा पार्षदों के साथ आज पेयजल संकट से जूझ रहे वार्ड के लोगों ने नगर निगम का घेराव कर मटका फोड़कर प्रदर्शन किया। भाजपा पार्षदों के साथ शहर के विभिन्न वार्ड के लोग सिर पर मटका लेकर नगर निगम पहुँचे और जमकर नारेबाजी की और मटका फोड़कर विरोध जताया। इस दौरान नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष श्रीमती शोभा सोनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी अमृत मिशन की योजना से यहां पानी टंकी का निर्माण किया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पानी टंकी बनकर तैयार भी हो गई है, लेकिन नगर निगम की बेपरवाही के चलते अभी तक पानी टंकी चालू नहीं की गई है, जबकि इसे फरवरी और मार्च माह में शुरू कर देना था। 3 वार्डों से 3 क्षेत्रों से यहाँ सभी महिलाएं आई थी और हम उनका नेतृत्व किए हैं। हम सब की मांग ये थी नगर निगम से कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा। इस शहर में अमृत योजना के माध्यम से 3 टंकी का निर्माण हुआ और उस योजना को लाने की पहल हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी डॉक्टर रमन जी का सबसे बड़ा योगदान रहा और वर्तमान जो हमारे महापौर थे मधुसूदन जी, इन तीनों के सहयोग से इस शहर में अमृत योजना के अंतर्गत 3 टंकी का पानी का निर्माण हो चुका है। लेकिन नगर निगम की उदासीनता, नगर निगम की जो निर्णय लेने की क्षमता, नगर निगम की जो कार्य करने की असक्षमता ये साबित होती है कि तीनों टंकी जब बन चुकी थी और उसको पानी टंकी इस शहर में पानी नहीं मिल पाया या कनेक्शन नहीं दिया गया है, इसके विरोध में हमने आज यहाँ प्रदर्शन किया है। और विरोध का ये कारण था कि कंचन बाग की जो पानी टंकी, हॉस्पिटल परिषद में जो पानी टंकी बनी और नवागांव में, इन तीनों ही स्थानों में पानी टंकी तत्काल जल्दी से जल्दी चालू करें ताकि इन क्षेत्रों में बहुल्य क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में पानी की सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है और जल्दी से जल्दी इसकी राहत मिले। आपकी मीडिया के माध्यम से मैं इस शहर वासियों की तरफ से धन्यवाद देती हूँ कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने अमृत योजना की इस योजना की पहल से इस शहर को सबसे बड़ी उपलब्धि मिली। यह योजना, ये पानी टंकी की जो शुरुआत ये चालू होना था फरवरी की लास्ट में और मार्च के फर्स्ट वीक में चालू हो जाना था। आज महापौर इस बात को बहाना बनाती कि कोरोना के वायरस के कारण नहीं हो पाया, बल्कि ये फरवरी बन चुकी थी पानी टंकी, सिर्फ मैंने एक टेस्टिंग और कनेक्शन चालू करना था। इनकी नाकामी, इनकी उदासीनता को हम जनता के बीच में रखेंगे और जनता को इनकी कमियों को बताएंगे। आज हमारा प्रदर्शन का यही कारण था। लेकिन कमिश्नर साहब ने यह आश्वस्त किया है कि 5 जून को तीनों टंकी चालू हो जाएगी। अगर ये पानी टंकी चालू नहीं हुआ तो हमारा फिर से ये प्रदर्शन रहेगा। धरना प्रदर्शन के दौरान भाजपा पार्षद दल ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि शहर के कंचन बाग, नवागांव और अस्पताल परिसर में अमृत मिशन योजना के तहत बने पानी टंकियों को शीघ्र चालू किया जाए, जिस पर नगर निगम आयुक्त ने आगामी 5 जून तक इन तीनों पानी टंकियों को चालू करने का आश्वासन दिया है। मैं पहले से कह रहा हूं कि राजनांदगांव शहर की भूगर्भिक संरचना कुछ ऐसी है कि भूगर्भ जल स्तर हमको सहयोग नहीं प्रदान करती, क्योंकि यहाँ की भूगर्भिक संरचना में 100 फीट के बाद पानी नहीं है। 100 फीट में जो पानी है वो पर्याप्त नहीं है। तो हम लोग पूरे अपने जीवन दायिनी नदी शिवनाथ पर आश्रित हैं
और वहाँ पर एक ऑलरेडी हमारा 42 मिलियन लीटर पर डे कैपेसिटी की WTP कार्यरत है, जिससे हम अभी शहरवासियों को जल प्रदाय कर रहे हैं। इसके अलावा आगामी 50 साल तक शहर को किसी भी प्रकार का पेयजल संबंधी समस्या ना हो, इसी के लिए 17 मिलियन लीटर पर डे कैपेसिटी से WTP और इसके अंतर्गत 6 ओवरहेड रिजर्वायर्स का निर्माण निगम के द्वारा किया जा रहा है। और ये बहुत अच्छा समाचार आपके माध्यम से मैं लोगों को बता दूं कि ये जून के फर्स्ट वीक में हम नवागांव ओवरहेड रिजर्वायर्स और कंचनबाग ओवरहेड रिजर्वायर्स से पानी सप्लाई करना प्रारंभ कर देंगे। हमारा WTP पूरा बन चुका है। दोनों ही ओवरहेड रिजर्वायर्स टेस्टिंग लेवल पर हैं, जिसमें हम लोग खरा उतरे हैं और निश्चित तौर पर हम इसको 6 या 7 जून को इसका प्रारंभ कर देंगे। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस बीच में हमारे विभागीय मंत्री जी या और सम्मानित जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति हो और उनकी उपस्थिति में ये कार्यक्रम कराएं, जैसे शासन हमको निर्देश कर। नगरवासी आज मटका लेकर पहुंचे थे। ये तो ये सिंबॉलिक है। दरअसल में नेता प्रतिपक्ष के द्वारा इकट्ठा किए गए महिलाएं थी। ये कोई पानी की आवश्यकता को लेकर के आया हुआ प्रदर्शन नहीं था। सबकी अपनी अपनी आवश्यकताएँ होती है, राजनीतिक दलों की अपनी आवश्यकता है, वो उसका एक प्रदर्शन है। नहीं तो बजरंगपुर नवागांव में हम अपना 70% टैंकर से वहाँ पानी सप्लाई करते हैं। स्टैंडिंग टैंकर वहाँ पे लगा रहता है। किसी भी आम शहरवासी का कोई फ़ोन या कोई शिकायत या आवेदन पत्र पानी के संबंध में आज तक आयुक्त को नहीं मेयर को प्राप्त हुआ है। तो ये प्रदर्शन एक सिंबॉलिक था और जो कि नगर पालिका निगम में आए दिन होते रहते हैं, तो इसको लेकर कोई ज़्यादा बहुत गंभीरता बरतने की आवश्यकता नहीं। राजनांदगांव शहर के नवागांव, कन्हारपुरी, लखोली, बसंतपुर, कौरीन भाटा सहित अन्य दूरस्थ क्षेत्रों में पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पाती है। अमृत मिशन योजना से इस वर्ष गर्मी के दिनों में पेयजल की दिक्कत नहीं होने का अनुमान लगाया जा रहा था। इन क्षेत्र के लोग बीते 2 वर्षों से अमृत मिशन योजना से पेयजल आपूर्ति की राह देख रहे हैं, लेकिन पानी टंकियां बन जाने के बाद भी इसे चालू नहीं किया जाना समझ से परे है। यही वजह है कि पेयजल संकट से जूझ रहे क्षेत्र के लोग अब आंदोलन की राह पर उतर आए हैं। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कोविड-19 संक्रमण की विभीषिका से बचाव के लिए किए गए लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा प्रभावित श्रमिक हुए हैं। उनकी पीड़ा को समझते हुए शासन के निर्देशानुसार राजनांदगांव जिले में 1765 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर प्रवासी मजदूरों की पूरी देखभाल की जा रही है। लॉकडाउन के शुरुआत से ही प्रवासी मजदूरों को प्रवास का दर्द झेलना पड़ रहा है। राजनांदगांव सीमावर्ती जिला होने के कारण लगातार प्रवासी मजदूरों का आना जारी है। बागनदी बॉर्डर से प्रवासी मजदूरों का रेला आते रहा। इस दौरान मजदूरों की तकलीफ को देखते हुए उनके निवास ग्राम तक पहुंचाने के लिए शासन के द्वारा बसों की व्यवस्था भी की गई। जिले के विभिन्न गांवों में 1765 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर स्वास्थ्य परीक्षण से लेकर संपूर्ण व्यवस्था की गई है। इन क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन की अवधि आरामदायक हो, प्रवासियों को तनाव न हो, इसके लिए जिले के CMHO के नेतृत्व में स्वास्थ्य अमले के द्वारा समय समय पर काउंसलिंग भी की जा रही है। जो कोरोना का क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, वहाँ राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में एकलव्य परिसर को बनाया गया है, जहाँ पर अभी 32 लोग क्वारंटाइन में हैं और 11 आइसोलेशन में हैं। इसके अलावा जो 13 लोग और हैं जो होटल के क्वारंटाइन में रुके हुए हैं, पेड क्वारंटाइन में। जिले में क्या पोजीशन है? जिले में 15,000 लोग क्वारंटाइन में हैं, जो विभिन्न प्राथमिक शाला, सामुदायिक भवन, मिडिल स्कूल में ग्राम पंचायत की निगरानी में उनको वहाँ पर रखा गया है। पूरी भोजन से लेकर रहने की व्यवस्था, पंखा, लाइट, पानी की व्यवस्था की गई है। साथ में चिकित्सा व्यवस्था भी लगातार की जा रही है। किसी की कोई प्रॉब्लम होती है तो तत्काल वहाँ चिकित्सक टीम पहुँचकर उनको उपचार भी कर रही है। जिले के 1765 क्वारंटाइन सेंटरों में सभी व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासन की ओर से सभी ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त आयोग से आवश्यक राशि के अलावा जिले को 25 लाख रुपए प्रदान की गई है। नवनियुक्त जिलाधीश TK वर्मा स्वयं जिले के क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्था पर नज़र बनाए हुए हैं। राजनांदगांव जिला में 1900 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे, जिसमें से 1500 से अधिक क्वारंटाइन सेंटर में भी विभिन्न राज्यों से जो हमारे ज़िले के प्रवासी मजदूर आए हैं वो रुके हुए हैं, और कुल अभी तक 31,000 से अधिक प्रवासी मजदूर आ चुके हैं, जिसमें से 15,558 लोग अभी भी क्वारंटाइन सेंटर में रुके हुए हैं
और करीब लगभग उतना ही 15,380 के आसपास प्रवासी मज़दूरों ने अपना 14 दिन का समय पूरा करके अपने घरों में चले गए हैं। और सभी क्वारंटाइन सेंटर में जो सुविधाएं उनको भोजन, पेयजल, बिजली और अन्य सुविधाएं दी जानी हैं वो दी जा रही है। और नियमित रूप से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी प्रतिदिन जाके उनकी जो भी कोरोना का प्रोटोकॉल है उसके तहत स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। समय समय पे उन्हें मोटिवेशनल बातें भी बताई जा रही है। इसके अलावा जो राज्य शासन से निर्देश मिले हैं कि प्रत्येक प्रवासी श्रमिक के बारे में व्यक्तिगत जानकारी भी हम तैयार करा रहे हैं ताकि उनका क्वारंटाइन पीरियड पूरा होने के बाद उन्हें रोज़गार से जोड़ा जा सके। उनके बच्चे अगर आए हैं और अगर यहाँ पढ़ना चाहते हैं तो उनके पढ़ाई के बारे में भी जानकारी ली जा रही है ताकि जैसे ही उनका आगामी शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होता है तो उनको बच्चों को भी शिक्षा दी जा सके। राजनांदगांव जिले के 1765 क्वारंटाइन सेंटरों में कुल 15,535 प्रवासी मजदूर हैं जो शासन द्वारा सेंटरों में उपलब्ध कराए गए सुविधाओं के साथ अपने क्वारंटाइन अवधि पूरा कर रहे हैं। ये सभी प्रवासी मजदूर शासन के द्वारा दी जा रही सुविधाओं से संतुष्ट नजर आए। नागपुर गए रहन बेटी घर, वहाँ लाए हन और घूम का जाबो। तो यह कैसे सुविधा है आपको सरकार द्वारा? सब अच्छा है बेटा, आपका सुविधा है? खाना पीना, नहाना खोना सब क्या अच्छा है सुविधा। मैं नागपुर से आया हुआ हूँ, 19 तारीख को यहाँ पे आया। यहाँ सुविधा तो सब कुछ अच्छी है, खाना वाना सब ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने दिन हो गया तुमको? हमको आज का 13वां दिन है। जिले के बाघ नदी बॉर्डर से अब तक 3 लाख मजदूर राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। जिले के 1765 क्वारंटाइन सेंटरों में अभी 15,535 प्रवासी रह रहे हैं और लगभग इतने ही प्रवासी मजदूर अपने क्वारंटाइन अवधि पूरी कर घर जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। लॉकडाउन 5 और अनलॉक 1 शुरू हो चुका है। राजनांदगांव के नवनियुक्त कलेक्टर टी.के. वर्मा पहली बार जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ डोंगरगढ़ पहुंचे और नए विश्राम गृह में व्यापारियों से बारी बारी मुलाकात की और व्यापारियों ने अपनी समस्याएं कलेक्टर को बताई। डोंगरगढ़ क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद शहर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इसके चलते किराना, फल, सब्जी व दूध की दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें पूरी तरह से बंद हैं। लंबे समय से चल रहे लॉकडाउन की वजह से दुकानें बंद हैं, जिसकी वजह से व्यापारी परेशान हो गए हैं। वहीं लॉकडाउन के चलते आर्थिक समस्याएं सामने आने लगी हैं और सब्र टूटने लगा है। रविवार को डोंगरगढ़ दौरे पर आए कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा से शहर के व्यापारियों ने नए सर्किट हाउस में मुलाकात कर अपनी समस्याओं से कलेक्टर को अवगत कराया। कलेक्टर टी.के. वर्मा से व्यापारियों ने कहा कि 22 मार्च से दुकानें बंद हैं। बीच में थोड़ी राहत दी गई, लेकिन शहर में कोरोना वायरस मरीज मिलने के बाद मार्केट पूरी तरह बंद है। अब परिवार चलाने के लिए समस्या आ रही है। किसानी भी शुरू होना है और सभी कृषि केंद्र नहीं खुलने से किसानों को परेशानी हो रही है। कलेक्टर महोदय से हम लोग निवेदन करने गए थे कि प्रशासन का जब भी आदेश रहा हमने स्वतः अपने व्यवसाय को बंद करके रखा, लेकिन आज किसानों को अपने खेत में फसल डालने के लिए धान बीज की अति आवश्यकता है और इस हेतु किसानों का बार बार संपर्क किया जा रहा है, फ़ोन आ रहा है। हम प्रशासन से निवेदन करना चाहेंगे कि कृषि कार्य के सफल संचालन के लिए कृषि केंद्र को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें ताकि किसानों को तकलीफ ना हो। डोंगरगढ़ दौरे पर पहुंचे कलेक्टर टी.के. वर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि फिलहाल डोंगरगढ़ कंटेनमेंट जोन के दायरे में है और सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक मार्केट को नहीं खोला जा सकता। कंटेनमेंट की मियाद पूरी होने के बाद ही खोलने की अनुमति दी जाएगी। और पॉजिटिव केस मिला तो जहाँ जहाँ भी पॉजिटिव केस मिले हुए हैं तो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है तत्काल, और कंटेनमेंट जोन की जो भी निर्धारित मापदंड है उसका पालन तो सभी को करना पड़ेगा। धार्मिक स्थलों को लेकर क्या गाइडलाइन है सर? अभी 8 तारीख से अभी धार्मिक स्थल के लिए भारत सरकार ने जो भी गाइडलाइन जारी किया है उसके हिसाब से 8 तारीख से खुलने का है, लेकिन अभी हमारे राज्य स्तर से भी उसके संबंध में दिशा निर्देश जो मिलेगा उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे।
डूंगरगढ़ पहुंचे कलेक्टर ने स्पेशल ट्रेनों के स्टॉपेज को लेकर रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। स्टेशन में उतरने वाले यात्रियों का प्लेटफॉर्म में ही स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। वहीं कलेक्टर ने कई दिशा निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए। संकल्प न्यूज के लिए सहयोगी सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में 1 जून से चलने वाली 3 एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टॉपेज मिला है, जिसमें जन शताब्दी एक्सप्रेस, हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस और मुंबई हावड़ा मेल शामिल है। कोविड-19 के चलते ट्रेन के परिचालन के मद्देनजर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म सहित स्टेशन के आसपास सैनिटाइज किया गया है। वहीं यात्रा करने वाले लोगों को थर्मल स्कैनिंग भी किया जा रहा है। लॉकडाउन 5 को केंद्र शासन ने अनलॉक 1 का नाम दिया है और 1 जून से शुरू हुई अनलॉक 1 में कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन भी आम लोगों के लिए शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत केवल बुकिंग करवाकर ही यात्रा की जा सकती है। इसी कड़ी में आज राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में आम लोगों के लिए शुरू की गई रेल सेवा की पहली ट्रेन जन शताब्दी पहुंची, जहां यात्रियों का थर्मल स्कैनिंग किया गया। आज से शुरू हुई इस रेल सेवा में राजनांदगांव में 3 ट्रेनों को स्टॉपेज मिला है। पहली ट्रेन पहुंचने पर आज राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे थे। राजनांदगांव एसडीएम मुकेश रावटे ने बताया कि राजनांदगांव जिले में 3 ट्रेनों को स्टॉपेज मिला है, जिनमें जन शताब्दी एक्सप्रेस, हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस और मुंबई हावड़ा मेल शामिल है। एसडीएम ने कहा कि जन शताब्दी एक्सप्रेस राजनांदगांव पहुंची है, जिसमें से 8 यात्री यहां उतरे हैं, जबकि शासन से 15 यात्रियों की सूची प्राप्त हुई थी। इसी तरह राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में 4 यात्री महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के लिए रवाना हुए हैं। इन सभी यात्रियों को कोविड-19 के गाइडलाइन अनुसार 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहना होगा। हाँ, शासन द्वारा ट्रेन सुविधा स्टार्ट की गई है, जिसमें अपने रिजर्वेशन के माध्यम से यात्री एक जगह से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। तो जैसे कि अभी जन शताब्दी ट्रेन आई है, जिसमें कि 15 का सूची हमको प्राप्त हुआ था आने वालों के लिए, परंतु उसमें से सिर्फ अभी 8 यात्री आए हैं। उसी प्रकार यहाँ से गोंदिया जाने के लिए 5 यात्री यहाँ से गए हैं। तो ये सेवा निरंतर रहेगी। लगभग 3 ट्रेनें यहाँ का स्टॉपेज है राजनांदगांव स्टेशन पे, तो प्रतिदिन 3 ट्रेनों का स्टॉपेज रहेगा। जितने यात्री आ रहे हैं उसमें स्पष्ट कोरोना प्रोटोकॉल का उनको पालन करना पड़ेगा। जो भी यात्री आएंगे उन्हें, यदि वो घर पे रहते हैं तो 14 दिन होम क्वारंटाइन का पालन करना पड़ेगा। उनके यदि घर पे रहते हैं तो उनके साथ साथ उनके परिवार के लोगों को भी 14 दिन क्वारंटाइन का पालन करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त यदि वो चाहे तो गवर्नमेंट क्वारंटाइन सेंटर या पेड क्वारंटाइन सेंटर जैसे कि होटल वगैरह में भी रह सकते हैं। सर, मेडिकल जांच भी की जा रही है? हाँ, यहाँ पर जैसे ही जितने आ रहे हैं तो उसके पास तुरंत मेडिकल थर्मल चेकिंग के माध्यम से फिर मेडिकल जाँच भी हो रही है, ताकि यदि किसी को कुछ सिम्टम्स आता है तो डायरेक्टली हमें उन्हें हॉस्पिटल एडमिट किया जा सके। अनलॉक 1 में शुरू हुई रेल सेवा से यात्रियों के राजनांदगांव पहुंचने पर इनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने रेलवे स्टेशन परिसर में शिविर लगाया हुआ है। अवधेश यादव और अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के ग्राम मोखला में मनरेगा के तहत चल रहे कार्य के दौरान मजदूरी भुगतान में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इस मामले में विवाद और मारपीट की स्थिति भी निर्मित हो गई। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुरगी पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मोखला में रोजगार गारंटी योजना के तहत काम किया जा रहा था। निर्माण कार्य के दौरान कुछ मजदूरों को पर्याप्त मजदूरी नहीं मिलने की शिकायत सामने आई है। इस मामले को लेकर तकनीकी सहायक और रोजगार सहायिका के साथ कुछ ग्रामीणों का विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया और शिकायत थाने तक। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने शिकायत की है, जिस पर नगर पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्रा ने ग्रामीणों से उनका पक्ष सुना और मामले की पूरी जांच करने की बात कही। मैं रोजगार गारंटी में काम करने गई थी मैं कल। उसमें मैंने हम लोग काम करने गए वहाँ, तो रोजगार सही का पूरा पढ़ के बताई वो कि सभी मजदूर का नाम वो पढ़ के बताई वहाँ जगह में, इसका नाम आया है। उसके बाद हम लोग सभी मजदूर बोले, दीदी कि अगर पैसा कैसे मैंने पैसा क्यों कटा है हमारा, इसको बताओ, कौन काटा है इसको बताओ, ऐसे बोल के। तो रोजगार सही का बोलने लगी, फिर मेरे को पता नहीं, मैं भी मजदूर हूँ और आप लोग भी मजदूर, तो आप लोग भी मजदूर, मैं भी मजदूर हूँ, ऐसे बोलते। तो हम लोग सबने जनता सब बोले कि आप जानोगे नहीं तो कौन जानेगा, मैंने पैसा कहाँ से कटा है, क्या कर रहे हैं, अब इतना हम लोग काम करते हैं तो क्या कारण से पैसा कटा है, इसकी हमको पहले जानकारी दो तभी हम लोग गोली खानेंगे, ऐसे बोलते हैं। उसके बाद में कि ठीक है इंजीनियर को बुलाओ, ऐसे बोलते। इंजीनियर को बुलाए। उसके बाद इंजीनियर को बुलाने के बाद में इंजीनियर मैंने कुछ दिन पहले, हफ्ता पहले आया था। वो बोला कि इतना दूर की लंबाई है तो 8-9 में मैं मान्य समझ जाऊँगा,
मैंने ऐसे बोले रहे, इंजीनियर बोले लगे। तब इंजीनियर उस दिन फिर ना मौका वारदात में वो पहुंचा और बोला कि इंजीनियर बोला कि वह मैंने 11 से 12 इंच को मान्य समझूंगा, इसलिए मजदूरों में ना आपसी में वह सोच के एकदम आवेश में मजदूर लोग धक्का मुक्की हो गया। उसके बाद में रोजगार सही का साथ में भी ऐसी धक्का मुक्की हो गया। वही बस उतनी घटना हुआ। और हम लोग करीबन बहुत दिन से काम कर रहे हैं और बहुत बार ऐसे घटना हो चुका है और हम लोग शांतिपूर्वक काम कर रहे थे पहले भी, लेकिन कल ऐसा हुआ कि वो पैसा कटने के बाद ना, पहले पैसा कभी नहीं कटा था आज तक। पैसा पिछले सप्ताह 2 सप्ताह से पहले पैसा कटा है। इसके वजह से सब मजदूर पूछे कि पैसा कैसे कटा है मैडम, ऐसा करके सर ये टाइप। तो रोजगार सहायक ने बताया कि मेरे को मालूम ही नहीं पैसा कैसे कटा है, वो बताया। तो हम लोग बोले पैसा आप कटा है तो आपको ही पता नहीं रहेगा तो किसको पता रहेगा, मजदूर को थोड़ी कहाँ से पता रहेगा। हम लोग पता करने जाएंगे फिर जनपद ऐसे करते हैं ना। तो फिर हम लोग यहाँ बोले कि कैसे पैसा कटा हो, इससे सभी आवेश में आकर धक्का मुक्की हुआ। और उसके बाद में जो इंजीनियर साहब आए उसके साथ भी थोड़ा बहुत धक्का मुक्की हो गया। वहाँ कल का जो घटना है, हम लोग जाते ही गोदी में बैठ गए पहले, फिर रोजगार सहायिका आई और आकर सभी का नाम पढ़ के सुनाती हूँ मास्टर रोल में, जिनका नाम आया करके बोले। अब पढ़ के सुनाने के बाद बोले 24 लोग का नाम इसमें नहीं है करके मोबाइल से दिखाकर, मोबाइल खोलकर वो पढ़ने लगी। 24 लोग का मोबाइल से निकाले नाम और उसमें पढ़ के बताए। उसके बाद तो मेड बोलने लगे चलो काम पकड़ो करके। तो सभी लोग बोले हम लोग अभी काम नहीं पकड़ेंगे जब तक पैसे कटे हैं उनका निवारण नहीं होगा तब तक। तो वो बोले बाद में 11 बजे आएंगे इंजीनियर, तो आएंगे फिर बता देंगे इंजीनियर क्यों कटा है, क्या किस लिए कटा है करके। तो मजदूर बोलने लगे आएंगे 11 बजे आए चाहे 12 बजे आए, हम बैठे रहेंगे, काम नहीं पकड़ेंगे करके। फिर सब बैठे ही रहे। उसके बाद मैं ऊपर चढ़ कर पूछी दीदी 300 रुपये कटा है हर एक आदमी का, तो जॉब कार्ड में तो आप भर के दिए हो 1140 रुपये 6 दिन का, और इसमें मास्टर रोल में भी 1140 भरा है, तो खाते में कैसे 840 रुपये आए हैं। तो मुझे नहीं मालूम ये सब चीज़, पंचायत से पूछना। पंचायत के बाद एक कॉपी है और एक कॉपी ऊपर गए हैं, मैं जमा कर दी हूँ बोले। सुरगी पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मोखला में रोजगार गारंटी योजना के तहत तालाब गहरीकरण के कार्य किया जा रहा था। तीसरे सप्ताह के मजदूरी भुगतान में प्रतिदिन 50 रुपये की कटौती कर दी गई, जिससे नाराज ग्रामीणों ने रोजगार सहायक से इसकी वजह पूछी तो संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इस दौरान इंजीनियर और रोजगार सहायिका से ग्रामीणों का विवाद हो गया। इस मामले में 8 ग्रामीणों के खिलाफ सुरगी पुलिस चौकी में शिकायत से नाराज ग्रामीणों ने रविवार को पुलिस चौकी का घेराव कर दिया। बहरहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। लॉकडाउन की वजह से अपने दिवंगत परिजनों की अस्थियां गंगा नदी में विसर्जित नहीं कर पाने वाले लोगों के लिए आज राजनांदगांव शहर के स्टेट स्कूल परिसर से अस्थि कलश श्रद्धांजलि वाहन प्रयागराज के लिए रवाना किया गया। लॉकडाउन की वजह से अंतिम संस्कार कार्यक्रम में 20 लोगों की अनुमति के साथ दाह संस्कार तो संपन्न हो रहा है, लेकिन अस्थियां विसर्जन करने गंगा जी तक जाने के लिए अस्थियां कई महीनों से विसर्जन के इंतजार में रखी हुई थी। वाहन सुविधा नहीं होने के चलते कई परिवार ऐसे थे जो अपने दिवंगत परिजन की अस्थियां गंगा जी में विसर्जित नहीं कर पा रहे थे। इस मामले में सूद लेते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से अस्थि विसर्जन के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही गई थी, ताकि जो लोग प्रयागराज के गंगा जी संगम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके दिवंगत परिजनों की अस्थियां विसर्जन के लिए छत्तीसगढ़ से ले जाई जा सके। इसके बाद एक बस के माध्यम से छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से उनके दिवंगत परिजनों की अस्थियां ले जाने की व्यवस्था की गई और उस पुनीत कार्य का जिम्मा कांग्रेस सेवा दल को सौंपा गया। प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष अरुण ताम्रकार, महापौर श्रीमती हेमा देशमुख, राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पदम कोठारी की अगवानी में आज राजनांदगांव शहर के स्टेट स्कूल मैदान में अस्थि कलश श्रद्धांजलि वाहन को रवाना किया गया। इस मौके पर कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि छत्तीसगढ़ के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशानुरूप पूरे विधि विधान के साथ दिवंगत लोगों की अस्थियों का विसर्जन प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर करने यह बस रवाना की जा रही है। कोरोना के कारण से बहुत सी अस्थियां रुकी हुई थी, इसलिए ये व्यवस्था कांग्रेस
कमेटी के द्वारा आयोजित किया गया है। इसका कार्यभार जो है कांग्रेस सेवा दल को किया है और हम यहाँ से ले जाके जो है पिंडदान करते हुए यहाँ से अपना अस्थि विसर्जन करेंगे और जो है वहाँ से जो है पूरा जो है लाइव वीडियो भी अपन यहाँ पे दिखाएंगे। कितनी अस्थि कलश है जो करीबन अभी यहाँ से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ से करीबन हमारे पास रजिस्ट्रेशन हुए हैं 85 और हो सकता है कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। प्रकृति का नियम ये है कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो निश्चित रूप से उसकी मृत्यु होती है और इसी प्रक्रिया में जब हमारे कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, हम अपने कुछ परिवारजन हमारे हैं जो अपने लोगों को खोए, उनके अस्थि विसर्जन की परेशानी हो रही थी। ऐसी परिस्थिति में हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने एक योजना तैयार की। इस योजना के लिए उन्होंने सेवा दल को नियुक्त किया और कहा कि परिवारों की अस्थि के विसर्जन की जिम्मेदारी हम लेते हैं। ऐसी परिस्थितियों में अब हमारे साथ ये दिक्कत आ रही है कि हम उन तक इलाहाबाद तक कैसे पहुँचे। तो इलाहाबाद तक पहुंचने के लिए हमारे सेवा दल ने एक बस तैयार किया और इसमें परिवार के लोगों को जोड़ा और इन अस्थियों को लेके पंडितों को लेके विधि विधान के साथ इलाहाबाद में विसर्जित किया जाएगा। इनकी अस्थियों को कल पहुँचेगी अस्थियाँ और उसके बाद इस पूजा की जो पूरी प्रक्रिया है, विसर्जन की जो पूरी प्रक्रिया है, वो फेसबुक लाइव के जरिए सभी को देखने को मिलेगा। यानी कि आस्था पे कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहेगी। हम विधि विधान से उनकी पूजा करेंगे और विधि विधान से उनके अस्थि को विसर्जित करेंगे और इसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, मोहन मरकाम जी को और हमारे सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष अरुण ताम्रकार जी को और उनकी पूरी टीम को मैं साधुवाद देना चाहती हूँ और उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ कि आपने ऐसे तकलीफ के समय भी हमारे लोगों के लिए सोचा, कुछ अच्छी सोच रखी। ये उनकी संवेदना का प्रमाण है कि वो अपने प्रदेश की जनता के हर काम में कितने संवेदनशील हैं। ये शायद अभी तक किसी स्टेट में इस तरह का मेरी जानकारी में तो नहीं है। ये इस तरह का पहली बार हो रहा है। कोरोना के कारण लोग अपने पूर्वजों की, अपने घर परिवार के लोगों की जो मृत हो गए हैं, उनकी अस्थियों को लॉकडाउन के कारण इलाहाबाद नहीं ले जा सक रहे हैं, प्रयागराज नहीं ले जा सके। तो ये हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने इस ओर ध्यान दिया और ये बहुत एक अच्छा काम है, लोगों की भावनाओं से जुड़ा काम है। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार करता हूँ। अस्थि विसर्जन के लिए चूँकि अभी महामारियाँ फैली हुई है, पूरे देश में बहुत स्थिति खराब है और कोई एक दूसरे जगह जा नहीं पा रहा है, इसलिए चूँकि नियमतः धार्मिक परंपराएं और धार्मिक आस्थाओं के अनुसार अस्थियों का विसर्जन जहाँ जहाँ पर होना चाहिए, जो परिवारजन चाहते हैं, उस हिसाब से हमारे कांग्रेस के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के निर्णय के अनुसार उन्होंने निर्णय लिया हुआ है कि यहाँ पर जितने भी लोग अपने अस्थि विसर्जन करना चाहते हैं तो उनके लिए अलग से गाड़ियाँ उपलब्ध कराई गई है, अलग से कांग्रेस की सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है और उन अस्थियों को ससम्मान विधि विधान पूर्वक विसर्जन के लिए पूरा सम्मान दिया जा रहा है। उसी के तहत आज ये यहाँ से 3 लोगों के अस्थि विसर्जन हेतु यहाँ पर से अस्थियाँ दी गई हैं। उनके परिवार के सदस्य यदि जाना चाहे तो उसकी एक सदस्य की व्यवस्था के हेतु भी वो व्यवस्था की गई है। लॉकडाउन और कोरोना के चलते कई परिवारों ने अपनी परिवारजन की अस्थियों को संभाल के रखा था। उन लोगों की इच्छा थी कि इलाहाबाद में ही विसर्जन करें। हालांकि बहुत से परिवारों ने राजिम में, यहाँ सांकलधारा में, राजनांदगांव ज़िले में विसर्जन किया, मगर कुछ परिवारों की इच्छा थी और आस्था थी कि हम इलाहाबाद में ही विसर्जन करें। तो उसके लिए हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा ये व्यवस्था प्रदान की गई है। जिन लोगों ने अस्थि को संभाल के रखा है, उनकी अस्थियों को इलाहाबाद गंगा जी में विसर्जन किया जाएगा कांग्रेस पार्टी के द्वारा। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने एक सोच के साथ आदरणीय भूपेश बघेल जी के समक्ष बात रखी और भूपेश बघेल जी ने मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति से एक बस की व्यवस्था की, जिसमें सेवा दल के हमारे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष अरुण ताम्रकार जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ से जितने भी अस्थियां विसर्जित करने के इच्छुक व्यक्ति हैं, उनकी अस्थियों को संचय करके वहाँ विधि विधान से पंडितों के दल के साथ यहाँ से रवाना होकर के 3 तारीख को गंगा जी में विसर्जित अस्थियाँ की जाएंगी, जिससे निश्चित रूप से एक नई परंपरा है, स्वस्थ परंपरा है और अच्छी परंपरा है। यह लॉकडाउन में जो पीड़ित परिवार थे उनके लिए राहत भरा काम भी है।
राजनांदगांव से अस्थि कलश श्रद्धांजलि वाहन रवाना होकर दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर होते हुए प्रयागराज पहुंचेगी, जहां पूरे विधि विधान के साथ इन अस्थि कलश का विसर्जन किया जाएगा। वहीं कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए संपन्न की जा रही इस यात्रा में परिजनों के न आने की वजह से उन्हें फेसबुक के माध्यम से अस्थि विसर्जन संस्कार का लाइव वीडियो दिखाया जाएगा। राजनांदगांव से रवाना की गई अस्थि कलश श्रद्धांजलि वाहन में स्थानीय पंडितों के साथ सेवा दल के कार्यकर्ता भी प्रयागराज के लिए कूच किए हैं। इस मौके पर अस्थियां लेकर पहुंचे परिजनों ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से वे गंगा जी तक नहीं पहुंच पा रहे थे। ऐसे में इस पुनीत कार्य के लिए वे इस कार्य से जुड़े सभी लोगों का आभार व्यक्त कर रहे हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ये कार्यक्रम हो रहा है, बहुत ही इससे हम लोग प्रसन्न हैं और बहुत ही नेक काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि अस्थि विसर्जन के लिए ये व्यवस्था बनाए। हम सब उनके हमेशा आभारी बने रहेंगे। अभी यहाँ से कितने कलाकार? यहाँ से 3-4 लोग जा रहे हैं। अभी लॉकडाउन में कितनी परेशानी? लॉकडाउन की वजह से अस्थियाँ ले जाने में बड़ी दिक्कत हो जा रही थी। बहुत दिन से हम भी रखे थे, हमारे भाई साहब की अस्थि थी, तो बहुत ही नेक काम इन्होंने किया है और उसके आभारी हम लोग हमेशा रहेंगे। जी, लॉकडाउन के कारण अस्थि का विसर्जन नहीं कर पाए थे। आज कांग्रेस ने मौका दिया है, उसका जाके प्रयागराज में अस्थि विसर्जन करेंगे। इलाहाबाद जा रहे हैं अस्थि विसर्जन के लिए। जीजा जी का वो अस्थि ले जा रहे हैं, ये मेरा भांचा है। तो अभी इलाहाबाद के लिए आप लोग का सहयोग हुआ, बहुत अच्छा। दुख की घड़ी में आप हम सबके लिए अच्छा ही काम किया सर। इलाहाबाद जा रहे हैं। अस्थि कलश श्रद्धांजलि बस की रवानगी से पूर्व अस्थियां लेकर आने के लिए लोगों से संपर्क किया गया था, जिसके तहत बालोद जिले से 13 अस्थि कलश और राजनांदगांव से 3 अस्थि कलश प्रयागराज के लिए रवाना किया गया। बहरहाल लॉकडाउन के बीच छत्तीसगढ़ शासन के प्रयास से गंगा जी में विसर्जन के लिए महीनों इंतजार कर रहे अस्थियों को पूरे सम्मान के साथ गंगा जी में विलीन करने का अवसर मिला है। अंकालू साहू और अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव लोकसभा सांसद संतोष पांडे ने केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे चरण में 1 वर्ष पूरे होने पर उनके उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने कोरोना संक्रमण काल में बेहतर कदम उठाए हैं। इसी का प्रतिफल है कि संक्रमित मरीजों के इलाज को ठीक करने में विश्व में भारत का ग्राफ ऊपर है। सांसद संतोष पांडे ने जिला भाजपा कार्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार के 6 वर्ष में किए गए विकास कार्यों की उपलब्धियों को गिनाया है। उन्होंने कोरोना संक्रमण काल में देश हित में उपयोगी कदम उठाए हैं। इसी का प्रतिफल है कि जहां संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आई है, वहीं इसके इलाज में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा भारत का ग्राफ ऊँचा उठा है। इस मौके पर सांसद संतोष पांडे ने कहा कि मोदी सरकार ने जनहित के लिए कई कानून लाए हैं। इसी तरह एक देश एक टैक्स के लिए जीएसटी लागू की है, जिससे व्यापारियों को राहत मिली है। वहीं व्यापार व्यवसाय में बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कश्मीर में धारा 370 हटाकर देश के लिए अनुकरणीय कार्य किया है। देश में मोदी 2 के 1 वर्ष पूर्ण होने पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो काम हुए हैं वो स्वतंत्रता के बाद से जिसकी प्रतीक्षा की जा रही थी, कश्मीर में धारा 370 का समापन हो। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से जनसंघ के समय से और उनके घोषणा पत्र में और मुख्य नारों में से एक था, कश्मीर हमारा है। वास्तव में कश्मीर हमारा है ये 370 हटा करके माननीय मोदी और अमित शाह की सरकार ने इसको कर दिखाया। उसी प्रकार से CAA सामान्य नागरिक कानून जो संहिता इन्होंने बनाया, मैं कह सकता हूँ कि ऐसे शोषित पीड़ित बांग्लादेश के, अफ़गानिस्तान के और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो अत्याचार हो रहा था, उससे निजात दिलाने का काम यदि किसी ने किया तो वो माननीय मोदी जी की सरकार ने किया, जिसकी लंबे समय से प्रतीक्षा थी। अब हमारे सिख, पारसी, हिंदू, जैन, बौद्ध सभी बंधु इस देश में आकर के अपनी नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। ये धरती उनकी है, ये उन्होंने बता दिया। 1 साल में जो काम किए हैं वो ऐतिहासिक है और आज हम सब के लिए बड़े ही हर्ष की और खुशी का क्षण है कि 1 साल में काम हुआ। आने वाले 4 साल में कोविड-19 से निपटते हुए भी, संक्रमण काल से निपटते हुए भी सब प्रकार से अच्छा काम करके दिखाने का संकल्प मोदी जी ने किया है। आज ही 53 रुपये धान में वृद्धि की गई है।
और अनेक ऐसे निर्णय भविष्य में और लिए जाएंगे। बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता लीलाराम भोजवानी, अशोक शर्मा, खूबचंद पारक, भाजपा जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव, सचिन बघेल, नीलू शर्मा, शोभा सोनी, भरत वर्मा, संतोष अग्रवाल सहित वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। अवधेश यादव और अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। डोंगरगांव क्षेत्र के उमरवाही में शराब पीने से मना करने पर पति ने अपनी ही पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। वहीं आरोपी पति ने महिला की मौत को फांसी लगाकर आत्महत्या बताया। पुलिस की सजगता के बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया। ग्राम उमरवाही निवासी प्रकाश कुमार हलवा अपनी पत्नी लोमेश्वरी से आए दिन शराब के नशे में झगड़ा किया करता था। बीते रविवार को भी प्रकाश और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा हो गया। इस दौरान लोमेश्वरी के गले में रस्सी डालकर आरोपी प्रकाश ने कस दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वहीं मामले को छुपाने के लिए आरोपी ने अपनी पत्नी को फांसी लगाकर मृत्यु होना बताया। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, तब मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी प्रकाश के खिलाफ धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर धारा 201 के तहत साक्ष्य छुपाने का मामला भी दर्ज किया है। वहीं आरोपी को जेल भेज दिया गया है। संकल्प न्यूज़ के लिए सहयोगी सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। डोंगरगढ़ के बच्चों ने खेल खेल में कोरोना गीत की प्रस्तुति देकर कोरोना संक्रमण से बचने एवं रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर बच्चों ने मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की नसीहत दी है। कोरोना संक्रमण के इस जंग में हर कोई अपना योगदान दे रहा है। कोरोना को मात देने में लगे हुए हैं। ऐसे में डोंगरगढ़ के बच्चों ने खेल खेल में कोरोना गीत प्रस्तुत कर कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक किया है। इस मौके पर बच्चों ने राजकीय गीत अरपा पैरी के धार को अपने ही अंदाज में गाया और गीत के माध्यम से कोरोना संक्रमण से बचने के तरीके बताए। बच्चों ने कोविड-19 के गाइडलाइन, लॉकडाउन का पालन करने सहित मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने की नसीहत दी। बाहर जाओगे, बाहर से कोरोना को घर लाओगे। लॉकडाउन जो तोड़ के बाहर जाओगे, बाहर से कोरोना को घर लाओगे। मौत के कुएं में खुद ही चले फिर जाओगे, साथ में अपनों को भी तुम ले जाओगे। ये बात मेरी सुनना, नहीं ठुकराना, बाहर न जाना, अब तो घर में ही रहना, घर से बाहर जाना नहीं। लॉकडाउन 5 को केंद्र सरकार ने अनलॉक 1 की संज्ञा दी है और अनलॉक के परिपालन में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई आवश्यक दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ढील दी गई है। घोषणा के बाद दिव्य किरण सिन्हा, राशि सिन्हा, वाणी सिन्हा अपने सहेलियों के साथ छोटे छोटे बच्चों के साथ मिलकर एक गार्डन में खेल खेल में गीत प्रस्तुत किए हैं और कोरोना संक्रमण के बचाव के गुर बताए हैं। साथ ही लोगों से साफ सफाई और मास्क लगाने की अपील की है। से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आज 5वां लॉकडाउन है और मैं ये चाहती हूँ कि 5वां लॉकडाउन में सब अपना अच्छे से ख्याल रखें और मास्क का बिल्कुल प्रयोग करें और घर से ना निकलें। बच्चों ने चेहरे पर मास्क लगाकर और सामाजिक दूरी बनाकर खेल खेल में टूटी फूटी भाषा में कोरोना जागरूकता गीत संगीत प्रस्तुत किया है और कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया है। संकल्प न्यूज़ के लिए सहयोगी सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। राजनांदगांव शहर के पेंड्री क्षेत्र में बने कोविड-19 अस्पताल में कोरोना पीड़ित लगभग 36 मरीजों का इलाज चल रहा है। उसी परिसर के मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल की छत पर जूनियर डॉक्टरों ने तेज आवाज में म्यूजिक सिस्टम बजाते हुए शराब और चिकन पार्टी की। जूनियर डॉक्टरों के हो हल्ले से तंग आकर लोगों ने पार्षद को शिकायत की और फिर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पार्टी बंद करवाई।
कोरोना महामारी के बीच एक जगह पर लोगों को इकट्ठा नहीं होने देने के चलते धारा 144 लागू की गई है और इसका कड़ाई से पालन भी सुनिश्चित कराया जा रहा है। यही वजह है कि धार्मिक और राजनीतिक रैलियां, प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। शादी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति को शामिल होने की इजाज़त है, तो वहीं अंतिम संस्कार में महज 20 व्यक्तियों को शामिल होने की छूट दी गई है। ऐसे में कोरोना संक्रमण के जंग में प्रथम पंक्ति पर खड़े जूनियर डॉक्टरों ने राजनांदगांव शहर के पेंड्री स्थित कोविड-19 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से लगे हॉस्टल की छत पर जमकर शराब और चिकन पार्टी की। इस दौरान लगभग 50-60 जूनियर डॉक्टर इस पार्टी में शामिल थे। वहीं म्यूजिक सिस्टम का शोर लगभग 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे रहा था। रात लगभग 9 बजे शुरू हुई इस पार्टी की तेज आवाज़ नवागांव क्षेत्र तक पहुंची तो लोगों ने स्थानीय पार्षद राजा तिवारी को मामले की जानकारी दी और राजा तिवारी ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचकर हॉस्टल नंबर 1 की छत पर दबिश दी और शोर शराबे से भरी इस पार्टी को बंद कराया। पुलिस को आता देख जूनियर डॉक्टर हड़बड़ा गए और आनन फानन में वह छत से भागने लगे। पुलिस ने मौके पर शराब और बियर की बोतल भी बरामद की है। तरफ जहां आज पूरे कोरोना महामारी से जो हमारे पूरे देश में जो स्थिति निर्मित है और यहाँ पर जिनके ऊपर भागदौड़ है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं हमारे देश के, इन डॉक्टरों ने, जो इंटर्न डॉक्टरों ने, जो JRSR ने जो गतिविधि जो उस रात इन्होंने की, शराब के नशे पे और हुटिंग करना, तेज़ लाउड में गाने बजाना, ये बिल्कुल अकल्पनीय था, अविश्वसनीय था हमारे लिए, हमारे वार्ड वासियों के लिए, जिन्होंने आकर मुझे कंप्लेन की कि इस तरीके की गतिविधि यहाँ पर निरंतर चल रही है, क्या सिर्फ हमारे वार्ड के लिए ही प्रतिबंध है। तो मैंने इसकी जानकारी पुलिस में दी। फिर मौके पर जाकर जब हमने देखा तो यह हमारे लिए समझ के परे था कि ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति जो एक योद्धा के रूप में हमारे देश के लिए हैं, ये कैसे, वहाँ पर इनकी पार्टी थी या इनकी फेयरवेल पार्टी थी या क्या थी, ये तो हमें समझ नहीं आया, लेकिन जो भी था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। एक समाज के लिए तो, और जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो देश के वो हैं, एक योद्धा की तरह उनका कर्तव्य है, लेकिन जब योद्धा भटक जाएं तो हमारा दायित्व बनता है कि जाकर उन्हें समझाइश दें, है ना। हाँ, शराब वहाँ पर पी रहे थे, शराब था, हुक्का था, है ना, और हुटिंग कर रहे थे यहाँ पर, है ना। इन जिम्मेदारी का इन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं था। इसी के तहत आज हमने सोचा है कि CSP जी को आज जाकर इस मामले में ज्ञापन और 188 के तहत लॉकडाउन का उल्लंघन के तहत कार्रवाई की हम मांग करेंगे। मेडिकल कॉलेज में चल रही पार्टी असल में वर्ष 2014 बैच का कोर्स पूरा होने पर आयोजित थी, क्योंकि अब यहां से अलग अलग शहरों में इन जूनियर डॉक्टरों को भेजा जाना था। इस वजह से जूनियर डॉक्टर काफ़ी दिनों से सामूहिक पार्टी करना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा था। ऐसे में उन्होंने 1 जून की रात हॉस्टल की छत पर बड़े बड़े साउंड बॉक्स लगाकर जमकर पार्टी की। मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले की सूचना मेडिकल कॉलेज के डीन रेणुका गहने को दी और समझाइश देकर सभी जूनियर डॉक्टरों को छोड़ दिया। इस मामले को लेकर मेडिकल कॉलेज के डीन रेणुका गहने का कहना है कि इस पार्टी के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें पुलिस के माध्यम से जानकारी मिलने के बाद मामले की पूरी जाँच के लिए टीम गठित कर दी गई है और हर बिंदुओं पर जांच की जा रही है। इसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। जो पार्टी हुई है उसकी जानकारी हमें पहले से नहीं थी। हमको भी रात को किसी का फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि आपके यहाँ पार्टी चल रही है, तो उस संबंध में हमने जांच कमेटी बनाई है, वो अपना जांच कर रहे हैं। जांच के बाद उसको कार्यवाही की जाएगी। शराब वगैरह की भी बोतलें पाई गई हैं मैडम यहाँ पर जो पार्टी चल रही है, वो तो जांच समिति ही बताएगी। जांच समिति बना दिया है, अभी वो जांच कर रहे हैं। सभी बिंदुओं पे जांच होगी, जितने बिंदुओं पे शिकायत मिली उस सारे बिंदुओं पे जांच करके वो अपना जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद उन पे कार्यवाही होगी। वैसे भी वो रिलीव, वो जो है उनकी पोस्टिंग हो चुकी है DHS के द्वारा, तो वो वैसे ही जाने वाले हैं और हमारे तरफ से वो जांच प्रतिवेदन आने के बाद हम उनके ऊपर कार्यवाही। शहर में लॉकडाउन की वजह से शाम 7 बजे के बाद सन्नाटा पसरा रहता है। ऐसे में इन डॉक्टरों के द्वारा बजाए जा रहे म्यूज़िक सिस्टम की आवाज़ काफ़ी दूर तक आ रही थी। वहीं शराब के नशे में शोर शराबा करने वाले डॉक्टरों की वजह से लोगों ने मामले की शिकायत की। इसी परिसर के कोविड-19 अस्पताल में 3 दर्जन से अधिक कोरोना पीड़ितों का उपचार चल रहा है। ऐसे में जूनियर डॉक्टरों की इस तरह की हरकत किसी को भी रास नहीं आई। बहरहाल इस मामले में विभागीय जाँच चल रही है। वहीं इन जूनियर डॉक्टरों को अपनी सेवाएं देने अब अलग अलग जिलों में भेजा जा रहा है। अंकालू साहू और परमानंद रजा के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़।
लॉकडाउन के 5वें फेज को केंद्र सरकार ने अनलॉक 1 का नाम दिया है और 1 जून से आम लोगों के लिए रेल सेवा शुरू की है। इसी तारतम्य में डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन में जन शताब्दी एक्सप्रेस पहुंची है। राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन में 1 जून से चलने वाली 3 एक्सप्रेस ट्रेनों को स्टॉपेज मिला है, जिसमें जन शताब्दी एक्सप्रेस, हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस और मुंबई हावड़ा मेल शामिल है। यह ट्रेन अप डाउन मिलाकर 6 बार फेरे लगाएगी। कोविड-19 के चलते ट्रेन के परिचालन के मद्देनजर रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म सहित स्टेशन के आसपास सैनिटाइज किया गया है। वहीं यात्री के भीड़ को कम करने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इसी तरह यात्रा करने वाले लोगों का थर्मल स्कैनिंग भी किया जा रहा है। लॉकडाउन 5 को केंद्र शासन ने अनलॉक 1 का नाम दिया है और 1 जून से शुरू हुई अनलॉक 1 में कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन भी आम लोगों के लिए शुरू किया गया है, जिसके तहत केवल बुकिंग करवाकर ही यात्रा की जा सकती है। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन में आम लोगों के लिए शुरू की गई रेल सेवा की पहली ट्रेन जन शताब्दी पहुंची, जिसमें से 4 यात्री यहां पहुंचे। इसी तरह से 4 से 5 यात्री डोंगरगढ़ से महाराष्ट्र की ओर रवाना हुए हैं। 1 तारीख को सिर्फ 2 ट्रेन चली है। अप में जन शताब्दी स्पेशल और डाउन में स्पेशल जन शताब्दी। आज के तारीख में से आज के तारीख में अप में मेल स्पेशल और जन शताब्दी स्पेशल 2 गाड़ियाँ अभी आने वाली है। एक तो चली गई है, एक अभी आने वाली है। कितने यात्री आए सर? कितना रिजर्वेशन हुआ? कितनी टिकट थी? कल के डेट में 11 यात्री डाउन में जाने वाले थे, जिसमें कि 7 यात्री सफ़र किए हैं और अब में जन शताब्दी में जाने वाले 3 यात्री थे, लेकिन 2 यात्री ही सफ़र किए हैं। ये जो प्रक्रिया चालू है जांच की, ये हमारे डोंगरगढ़ के एसडीएम साहब के निर्देश के अनुसार सारी प्रक्रिया हो रही है और उनका पूरा सहयोग मिल रहा है। यहाँ पहुंचे यात्रियों का कहना है कि सफ़र के दौरान किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए अच्छी व्यवस्था की है। हम अंगुल में प्लान में काम कर रहे थे। अंगुल से झारसुगुड़ा आए और झारसुगुड़ा में ट्रेन बुक करके अभी डोंगरगढ़ में। वहाँ से आने के लिए कोई सुविधा? अंगुल से हम 4 व्हीलर बना के झारसुगुड़ा आए थे। ट्रेन में कब तक? ट्रेन में रात के 4 बजे बैठे और अभी 11 आपकी टिकट कहाँ तक थी? हमारी टिकट नागपुर तक की थी। यहाँ कैसे उतरे? यहाँ पे क्योंकि हमारा गांव पास में पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पे उतर गए। कहाँ जा रहे हो? सालेकसा। सालेकसा यहाँ से सुविधा कैसे बनाया हो? यहाँ से बॉर्डर तक के, नहीं तो थोड़ा दूर तक के बाइक बुलाए हैं घर से। 3 बाइक आएंगे, उसके बाद में जो ड्राइवर लोग रहेंगे बाइक वाले, वो एक गाड़ी में चले जाएंगे और हम 2 गाड़ी में 2 जाएंगे। लेने आ रहे हैं आपको? हाँ। अनलॉक 1 में शुरू हुई रेल सेवा से यात्रियों के डोंगरगढ़ पहुंचने पर इनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने रेलवे स्टेशन परिसर में शिविर लगाया हुआ है। यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को कोविड-19 के गाइडलाइन के तहत 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य किया गया है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे कौरीन भाटा क्षेत्र में फूटा पाइपलाइन।
संस्कारधानी वासियों के प्यार और सहयोग से अपनी पहली वर्षगांठ मनाता टाइल्स वर्ल्ड आपके घर को और खूबसूरत बनाने आ गए हैं श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस। टाइल्स वर्ल्ड, इट फील्स लाइक होम। टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट का फरहद चौक डोंगरगांव रोड पर एकमात्र मेगा गैलेक्सी शोरूम। वारमोरा, कजारिया, बजाज टाइल्स जैसे नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ टाइल्स, मार्बल, इटालियन टेस्ट की ग्रेनाइट एवं सैनिटरी वेयर्स का सबसे नया कलेक्शन उपलब्ध है। साथ ही पाइप फिटिंग व नल फिटिंग की सुविधा भी है। किसी दूसरी दुकान जाने से पहले हमारी क्वालिटी और दाम अवश्य देखें। श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, शहर से 1 किलोमीटर दूर, फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। क्या आप घर बना रहे हैं तो आज ही आइए। शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में प्रवेश करता शिवांश टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट में, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव, बाबूटोला, पटाखा दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज। फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन। किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स। आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन। जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आज हम सीखेंगे बाजार में पेमेंट करना। पेमेंट हमेशा पेमेंट ऐप जैसे कि भीम ऐप, पेटीएम या अपने बैंक ऐप से ही करने की कोशिश करें। अगर दुकानदार को कैश दें तो जितने का सामान है उतने खुले पैसे दें। दुकानदार से खुले नोट या सिक्के ना लें, इनमें वायरस हो सकता है। अगर लेने पड़े तो उन्हें हाथ में ही रखें और घर पहुंचते ही कागज के नोटों को टेबल पर रखकर किसी और से उस पर गर्म इस्त्री करवाएं। सिक्कों को साबुन और पानी से धोएं, उसके बाद अपने हाथ भी साबुन से धो लें। कोशिश करें कि लिफ्ट में अकेले जाएं। अपने पास हमेशा कुछ साफ कागज के टुकड़े रखें। लिफ्ट का बटन दबाने से पहले उनमें कुछ कागज के टुकड़े अपनी उंगली पर लपेट लें। अब उसी उंगली से लिफ्ट का बटन दबाएं। लिफ्ट से बाहर निकलते ही उंगली पर लिपटा कागज डस्टबिन में डाल दें। अगर हो सके तो लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और सीढ़ियों की रेलिंग को ना छुएं। घर का दरवाजा ना छुएं। दरवाजा खोलने के लिए किसी को घर के अंदर से बुलाएं। बाहर से लाया सारा सामान दरवाजे के पास या किसी अलग जगह पर रख दें। अब सीधे बाथरूम जाएं। हाथ और मुंह को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं। अगर भीड़ भरी जगह पर गए हो तो कपड़ों को डिटर्जेंट घोल में डुबोकर अच्छे से नहा लें। बाहर वाली चप्पल भी साबुन से धो लें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान।
जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक, उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के कौरीन भाटा के समीप बिछी जर्जर पाइपलाइन की वजह से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, जिसके चलते आसपास के क्षेत्रों में नलों में पानी का फोर्स कम आ रहा है, जिससे यहां पर पेयजल की किल्लत बनी हुई है। राजनांदगांव शहर के कौरीन भाटा के समीप पाइपलाइन फटने से सैकड़ों लीटर पानी व्यर्थ ही बह गया। वहीं इसकी सूद लेने नगर निगम का जल संसाधन विभाग ही नहीं पहुंचा है, जिसके चलते इस क्षेत्र के नलों में पानी का फोर्स कम आ रहा है। इससे सुबह क्षेत्र में पानी की आपूर्ति बाधित रही है। शहर के कौरीन भाटा में लगा 10 इंच की पाइपलाइन फट गई है, इससे पानी बह गया। सुबह जब लोग उठे तो क्षेत्र में पानी की आपूर्ति बंद थी। पाइपलाइन फटने की वजह से पानी नहीं आने की जानकारी मिलने पर क्षेत्रीय लोगों ने नगर निगम के जल संसाधन विभाग को इसकी सूचना दी। इसी तरह मोहल्ले वासियों ने पानी से बदबू आने की शिकायत भी की और पीलिया जैसे गंभीर बीमारी फैलने की आशंका जताई है। शिकायत मिलने के बाद नगर निगम का जल संसाधन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। खुदाई करने के बाद उन्होंने क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों की मरम्मत की। मरम्मत का कार्य 2 से 3 घंटे तक चलता रहा। इसके चलते लोगों को शाम का पानी नहीं मिल सका है। सहयोगी चैतन्य देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अपने जन्मदिन को रचनात्मक रूप से मनाकर रक्तदान से जीवन दान का उद्देश्य लेकर यूनुस ब्लड डोनेशन ग्रुप के संस्थापक यूनुस कुरैशी ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस अवसर पर 31 यूनिट रक्तदान कर रक्त की कमी को पूरा करने का प्रयास किया है। जिला चिकित्सालय में सामाजिक संस्था हम होंगे कामयाब, मोर संग चलाओ, मोर संगवारी संस्था, फाफामार, सद्भावना समिति, सालेटोला, आकांक्षा सामाजिक संस्था, कल्लू बंजारी के सदस्यों ने जन्मदिन का उपहार देते हुए रक्तदान किया। रक्तवीरों के उत्साहवर्धन के लिए रक्त मित्र फनेंद्र जैन, नागेश यदू, डॉक्टर विकास, डॉक्टर अमित तिवारी और सिस्टर साधना पाल सहित काउंसलर जगदीश सोनी और टेक्नीशियन उषा बोरकर, रेणु देवांगन की उपस्थिति में शेख हनीफ कुरैशी, दिलीप साहू, महेंद्र साहू, वसीम कुरैशी, खिलेश्वर साहू, प्रदीप वर्मा, शाहबाज कुरैशी, भुवन साहू, ईश्वर देवांगन सहित 31 साथियों के साथ यूनुस कुरैशी ने रक्तदान किया। इस अवसर पर यूनुस कुरैशी ने कहा कि यह रक्तदान कोरोना संकट के समय मरीजों के लिए जीवनदायिनी साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। लॉकडाउन के नियमों का खुला उल्लंघन करते हुए खैरागढ़ नगर पालिका के सीएमओ की विदाई पार्टी का आयोजन कर दिया गया, जहां 100 से अधिक लोग जुटे। इस दौरान गीत संगीत सहित भोज का कार्यक्रम भी हुआ। कोरोना वायरस संक्रमण काल के दौरान लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने कहा जा रहा है, ताकि यह वायरस अधिक लोगों को अपनी चपेट में न ले। इसी वजह से शासन प्रशासन ने कई आयोजनों पर रोक लगा रखी है। शादी और अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रमों में अनुमति लेकर चंद लोगों के शामिल होने की इजाज़त दी जा रही है। इसके बावजूद राजनांदगांव जिले में पार्टी करने का दौर शुरू हो गया है और पार्टी वही लोग कर रहे हैं जो कोरोना वायरस की जंग में प्रथम पंक्ति पर दिखाई दे रहे हैं। बीते दिनों राजनांदगांव में जूनियर डॉक्टरों ने बड़ी संख्या में शराब और चिकन पार्टी की थी, तो वहीं अब बीते मंगलवार की रात खैरागढ़ नगर पालिका की सीएमओ का विदाई समारोह आयोजित किया गया। यहाँ धारा 144 का खुला उल्लंघन करते हुए जिम्मेदार व्यक्ति ही लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। खैरागढ़ के मंगल भवन में आयोजित इस विदाई पार्टी में गीत संगीत के आयोजन के साथ ही भोज का कार्यक्रम भी रखा गया था, जहां सैकड़ों लोग शामिल हुए। खैरागढ़ नगर पालिका के सीएमओ पूजा पिल्ले का हाल ही में ट्रांसफ़र हुआ है और उन्हें यहां से विदाई देने के लिए नगर पालिका के कर्मचारियों ने विदाई समारोह का आयोजन किया। बीते मंगलवार की रात लगभग 7:30 बजे से नगर के मंगल भवन में यह पार्टी रखी गई थी,
जिसमें सीएमओ पूजा पिल्ले सहित भाजपा और कांग्रेस के कई पार्षद शामिल हुए। इस पार्टी में नगर पालिका की अध्यक्ष मीरा गुलाब चोपड़ा, नगर पालिका के अफसर सहित बड़ी संख्या में कर्मचारियों के साथ स्थानीय नेता और ठेकेदार भी शामिल हुए। खैरागढ़ में आयोजित इस समारोह में मुंह में मास्क, शारीरिक दूरी, सैनिटाइजर के उपयोग जैसे दर्जनों नियम कानून की धज्जियां उड़ाई गई। धारा 144 के बीच आयोजित इस पार्टी में 100 से अधिक लोग घंटों डटे रहे। कोरोना संक्रमण काल में लॉकडाउन के नियमानुसार शाम 7 बजे के बाद किसी भी तरह की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए यह पार्टी लॉकडाउन के बाद ही शुरू हो गई और रात लगभग 10 बजे तक गाने बजाने का सिलसिला भी चलता रहा। इस पार्टी में लोग नाचते झूमते रहे। विदाई पार्टी में सोशल डिस्टेंसिंग को तार कर सभी भीड़ लगाकर मौजूद रहे और जमकर फोटो सेशन भी कराते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव के मौके पर आरएसएस के पदाधिकारियों ने बाग नदी में प्रवासी श्रमिकों के लिए भोजन सामग्री पहुंचाकर परमार्थ का कार्य किया है। कोविड-19 के चलते आरएसएस के पदाधिकारी सतत सेवा कार्य में लगे हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राजनांदगांव इकाई के पदाधिकारियों ने हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव के मौके पर बाग नदी में प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन सामग्री पहुंचाकर परोपकार का काम किया है। लॉकडाउन के चलते बड़ी संख्या में मजदूर छत्तीसगढ़ सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। आरएसएस के प्रचार प्रमुख प्रशांत सोनी ने बताया कि पुलिस विभाग के आग्रह पर बाग नदी में प्रवासी मजदूरों की भोजन के आग्रह पर उक्त व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि 5 दिनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवकों ने 14,000 से अधिक भोजन पैकेट पहुँचाया है और हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव के मौके पर 6,835 भोजन पैकेट भिजवाने की व्यवस्था की है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के चलते स्वयंसेवक संघ सतत सेवा कार्य में लगी हुई है और 1270 लोगों को सूखा राहत सामग्री का वितरण, इसी तरह 4,500 से अधिक लोगों को साबुन सहित अन्य सामानों का वितरण किया है। पुलिस प्रशासन द्वारा स्वयंसेवकों से आग्रह था कि अगर बाग नदी में प्रवासियों को जो आ रहे हैं मजदूर, उनको भोजन पैकेट उपलब्ध कराया गया तो बहुत उत्तम होगा। इस निमित्त हम समाज से खाद्य सामग्री एकत्रित करके विगत 5 दिनों से यहाँ पे प्रतिदिन 14,000 पूड़ियों को एक पैकेट में पैक करके यहाँ बाग नदी पुलिस की गाड़ी, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रतिदिन आती थी और उसे भेजा जाता था। इस प्रकार 6,853 भोजन पैकेट वहाँ पे उपलब्ध कराया गया। इसके पूर्व 6 अप्रैल से ये समाज के लिए सेवा काम अनवरत चालू है। इस निमित्त हम 1270 परिवारों तक एक भोजन कच्चे खाद्य सामग्री को हमने पहुँचाया है। स्वयंसेवक इसके अलावा 4,500 घरों तक साबुन वितरण, मास्क वितरण, फिजिकल डिस्टेंस के लिए दुकानों के सामने गोले की मार्किंग, जन जागरूकता के कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम स्वयंसेवकों द्वारा नगर इकाई के चलाए गए। आज हिंदू साम्राज्य दिन उत्सव के शुभ अवसर पर यह बाग नदी के लिए अंतिम दिन था। इस निमित्त भारतवंशियों और हिंदू समाज को हम सब मिलकर शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। जय शिवाजी। हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव के मौके पर संघ ने भोजन सामग्री पुलिस को सौंपा है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। बदलते मौसम में संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने बारिश को लेकर लोगों से सावधानी रखने की बात कही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने कहा कि बरसात का मौसम प्रारंभ हो चुका है। बरसात का मौसम वायरल फीवर, सर्दी, खांसी, बुखार साथ लेकर आता है और जून जुलाई माह में बारिश के साथ उमस का समय भी होता है, जिसमें वायरस बैक्टीरिया तेजी से फैलता है। मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि कुछ सावधानी रखकर कोरोना या अन्य वायरस से होने वाले संक्रमण से बच सकते हैं। जून माह में ट्रेन, बस, कार, फ्लाइट से लोग जिले में पहुँच रहे हैं और ज़्यादातर लोग रेड जोन से जिले में आ रहे हैं। जो भी व्यक्ति अन्य राज्यों एवं रेड जोन से आएगा वो संक्रमण का वाहक हो सकता है। अन्य राज्यों के रेड जोन से आने वाले अपनी जानकारी अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य विभाग, पुराना जिला अस्पताल, गुरुद्वारा के सामने अथवा विकास खंड में एसडीएम अथवा खंड चिकित्सा अधिकारी के पास आवश्यक रूप से दें। अन्यथा अन्य स्रोत से जानकारी आने पर आपदा प्रबंधन अंतर्गत संबंधित एफआईआर किया जाएगा। डॉक्टर चौधरी ने जिले के नागरिकों को कोरोना वायरस, मौसम वायरस से बचाव के लिए कहा है। जब भी घर से बाहर जाएं, मास्क जरूर लगा कर जाएं, हाथों को सैनिटाइज करते रहें। उन्होंने कहा कि बाजार में जाएं या दुकान में बैठें, शासकीय विभाग के अधिकारी कर्मचारी हो अथवा फैक्ट्री के काम करने वाले, सब्जी फल बेचने वाले और दुकानों में जाने वाले ग्राहक, सभी को 100% मास्क लगाना जरूरी है। साथ ही व्यक्तिगत दूरी
सामुदायिक दूरी का पालन जरूर करें, भीड़ वाले इलाके में ना जाएं, मोहल्ले या वार्ड में झुंड बनाकर न बैठें, अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। यही कोरोना से बचने का सबसे सरल उपाय है। वहीं 60 वर्ष के अधिक उम्र के व्यक्ति जिन्हें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अस्थमा, हृदय रोग आदि है, वे घर से बाहर बिल्कुल भी ना जाएं। अति आवश्यक हो तो व्यक्तिगत सुरक्षा के साथ ही जाएं। गर्भवती माताओं एवं 10 वर्ष के बच्चे भी जब तक अब बहुत आवश्यक न हो बाहर न निकलें। हाथों में सैनिटाइज करते रहें। सर्दी, खांसी, बुखार हो तो घर पर ही रहें। घर पर ही सर्दी, खांसी, बुखार वाले व्यक्ति मास्क लगाकर और व्यक्तिगत दूरी बनाकर अस्पताल जाकर उपचार जरूर कराएं। अवधेश यादव और अंकालू साहू के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नगर निगम द्वारा राजनांदगांव शहर में बनाए जा रहे बर्ड पार्क में बृहद वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर महापौर सहित नगर निगम आयुक्त व अन्य जनप्रतिनिधियों ने वृक्षारोपण किया। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजनांदगांव शहर के रानी सागर के समीप गौरव पथ के बाजू में बर्ड पार्क बनाया जा रहा है। इस पार्क में प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करने के लिए फलदार वृक्ष लगाया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर निगम के द्वारा बनाए जा रहे इस पार्क में आज बृहद वृक्षारोपण का आयोजन किया गया, जहाँ महापौर हेमा देशमुख, नगर निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक, महापौर परिषद के सदस्य, राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक द्वारा वृक्षारोपण किया गया। वहीं लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने संदेश भी दिया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर सबसे पहले सभी को बधाई देती हूँ, क्योंकि अगर पर्यावरण संतुलित है तो हम हैं, और इस पर्यावरण को संतुलित करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने की आवश्यकता है। इसी बात को ध्यान रखते हुए नगर निगम के द्वारा एक पर्यावरण की दिन के आज विश्व पर्यावरण के दिवस में पेड़ लगाओ अभियान शुरू किया गया। करीब आज 400 पेड़ लगाया जा रहा है। इसको बर्ड पार्क के रूप में घोषित किया जा रहा है। प्रवासी जो हमारी चिड़िया हैं जो आते हैं यहाँ पे, वो आएंगे और फलदार वृक्ष पे फल जब लगेंगे तो आकर्षित होंगे और इस पर वो रहेंगे, उनका बसेरा होगा। तो निश्चित रूप से आम जनता के लिए भी बहुत अच्छा होगा और हमारे जो राजनांदगांव है वो हरियाली से पूरी और फल से फलीभूत हो जाएगी। जी, ये लगभग जब मुझे मालूम चला कि गौरव पथ के किनारे हमारे पास 350 का वेटलैंड एरिया है, जिसमें हमारे रानी सागर, बूढ़ा सागर और कहीं कहीं पर आपका क्रीडा का पार्क, चौपाटी और यहाँ पर भी पूर्व में शिशु का प्लांटेशन किया गया था। साथ ही बबूल का बहुत सघन यहाँ पे वृक्ष लगा हुआ था। तो एक मन में विचार आया कि चूँकि यहाँ पर वेटलैंड ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये पक्षियों के लिए प्राकृतिक आश्रय स्थल पर हम इसको उस तरीक़े से विकसित कर सकते हैं। और यही उद्देश्य लेके नगरपालिका निगम ने लगभग 2.25 एकड़ के ज़मीन पर फलदार और फूलदार वृक्ष लगा रहे हैं। और इन वृक्षों की सूची भी हम लोगों ने विशेषज्ञों से लिया है, जो कि पक्षियों को प्राकृतिक तौर पे यहाँ पे आकर्षित करे। और मैं आशा करता हूँ, बल्कि निश्चित भी हूँ, कि 3 या 4 साल बाद यहाँ पर जब ये पेड़ पौधे बड़े हो जाएंगे तो ये पक्षियों का एक प्रकार से आश्रय स्थल रहेगा और साथ ही एनवायरमेंटल फ्रेंडली एरिया रहेगी और हमारे शहरवासियों के लिए भी पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही लाभप्रद होगी। आज यह पौधारोपण कार्यक्रम में अन्य प्रजातियों के फलदार वृक्षों का वृक्षारोपण यहाँ पर किया जा रहा है। इसमें अन्य प्रजाति के पक्षियों के लिए सोच के अनुरूप कि सभी पक्षियों का यहाँ आशियाना बने, इसी के तहत यह वृहद रूप से पौधारोपण आज आयोजित किया गया है। और आज इस अवसर पर सबसे पहली चीज़ यह है कि आम जनता को मैं अपील करना चाहूँगा कि आने वाले समय में अपने आसपास अधिक से अधिक पौधारोपण करें, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए एक स्वच्छ वातावरण और खुशनुमा माहौल हम बना सकें। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर निगम परिवार द्वारा महापौर आयुक्त महोदय और अध्यक्ष और सभी पार्षदगण के उपस्थिति में यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। निश्चित तौर पर आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमने बहुत सारे पेड़ यहाँ लगाए हैं, फलदारी और छांवदारी पेड़ लगाए हैं। और आज के इस अवसर पर मैं सबसे और आम जनता से भी नागरिकों से अपील करता हूँ कि संकल्प करते हुए इस देश की स्थिति को और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अपने अपने हर घर में 1-1, 2-2 पेड़ अवश्य लगाएं, जिससे वातावरण अनुकूल रहेगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित
वृक्षारोपण कार्यक्रम में फलदार, फूलदार सहित अन्य प्रजातियों के लगभग 400 पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधियों के अलावा स्थानीय लोग उपस्थित थे। अंकालू साहू के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना संक्रमण के कारण लगभग सभी क्षेत्रों में विवाह का कार्य रुका हुआ है, पर लगभग माह भर पूर्व कम लोगों की उपस्थिति में विवाह संपन्न कराने के निर्देश शासन द्वारा दिए गए हैं, जिसके बाद से शादी की अनुमति लेने लोगों की भीड़ तहसील कार्यालय में जमा होने लगी है। कोरोना संक्रमण काल के बीच कृषि कार्यों के नजदीक आने के साथ ही शुभ मुहूर्त में शादी करने की होड़ में अनुमति के लिए भीड़ लग रही है। शादी की अनुमति के लिए लोगों का भीड़ तहसील परिसर में देखी जा रही है। शादी के आयोजन के लिए आवेदन जमा होने के बाद लगभग 4 से 5 दिन बाद अनुमति दी जा रही है। अधिक मात्रा में आवेदन प्राप्त होने के चलते अधिकारियों को भी अनुमति प्रदान करने में परेशानी हो रही है। फिर भी प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द अनुमति देने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ उमड़ रही भीड़ में शादी की अनुमति लेने पहुँच रहे लोगों में ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शामिल हैं। मैं जो हूँ ग्राम बुंदेली का रहने वाला हूँ और ये शादी संबंधी अनुमति लेने आया हूँ सर से, और बड़ा सरलता से मुझे अनुमति मिल गया, कोई परेशानी नहीं हुआ। और शादी के जो कार्य है उसमें मैं जो शासन में बताए हुए हैं हाथ धोने की व्यवस्था है और सैनिटाइजर है मेरे पास, और वो सोशल जो है ना, हाँ दूरी जो है वो बनाए रखूँगा। मैं किसी प्रकार का शासन का विरुद्ध नहीं चलूँगा। मैं कुल कितने लोग जा रहे थे? वैसे 10-12 लोग 15 लोग ऐसे हो जाएंगे हम लोग जाने के लिए, ऊपर नहीं जाएंगे। तो क्या व्यवस्था है उसके लिए? कार से जाएंगे। कितनी गाड़ी है? 2-3 गाड़ी जाएगा, 3 गाड़ी जाएगा। सामाजिक दूरी का पालन करेगा जी? सामाजिक दूरी का पालन होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा। मास्क भी लगाएंगे? हाँ सभी लोग मास्क लगाएंगे। मैं सालेवारा के पास नवा गांव से। अच्छा। गोवर्धन सिंह मेरा भी। हाँ। शादी के लिए परमिशन के लिए आया हूँ। अच्छा। हाँ। अनुमति मिल गया आपको? अनुमति मिल गया है। हाँ। कुछ निर्देश दिए हैं? हाँ निर्देश दिए हैं। निर्देश में लिखा है उसमें कि ज़्यादा भीड़ नहीं लगाना है, अपने नियमित संख्या में रहना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। मास्क भी लगाना होगा? मास्क भी लगाने के लिए लिखा है उसमें। तो कितनी गाड़ी जाएगी व्यवस्था आपके यहाँ? अब वो कम करेंगे, अब शासन का निर्देश है उसका पालन करेंगे, ज़्यादा तो भीड़ नहीं करेंगे। शादी की अनुमति के लिए ये वर और वधू दोनों का आयु संबंधी प्रमाण पत्र, चाहे आधार कार्ड हो या स्कूल सर्टिफिकेट हो, वो लिया जाता है और उसके बाद फिर उसमें शादी की अनुमति शासन के निर्देशों में जो परिपालन के लिए है उन शर्तों के अधीन परमिशन दिया जा रहा है। इसमें वर और वधू पक्ष दोनों मिलाकर 50 लोगों को अनुमति दी जाती है और आज के दिनांक तक हमारे पास लगभग 500 आवेदन पत्र आ चुके हैं। उसमें लगभग 400 आवेदन पत्रों में परमिशन दिया जा चुका है, लगभग 100 आज की डेट पर शेष है। लगभग महीने भर बाद कृषि कार्य शुरू हो जाएगा, फिर संभवतः अगले साल ही शादी हो पाएगी। यही सोच लेकर ग्रामीण क्षेत्र के लोग नज़दीक के शुभ मुहूर्त पर वैवाहिक कार्य संपन्न करना चाह रहे हैं और जल्द ही शादी ब्याह का कार्यक्रम निपटाने का सोच रहे हैं। यहाँ तहसील कार्यालय में अधिकारियों द्वारा शादी की अनुमति तो दी जा रही है, साथ ही लोगों को केंद्र व राज्य शासन के नियमों का पालन सुनिश्चित करने हेतु सख्त हिदायत भी दी जा रही है। इस दौरान बताया जा रहा है कि शादी के समय दोनों पक्षों से केवल 50 लोग ही सम्मिलित हो सकते हैं। वहीं इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही मास्क लगाना, कार्यक्रम स्थल को सैनिटाइज करना, मेहमानों के हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था करना, सामूहिक भोजन नहीं कराना, बारात जाते समय वाहनों का कम उपयोग करना, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के साथ ही अन्य संसाधनों पर रोक लगाए जाने विशेष निर्देश दिया जा रहा है। संकल्प न्यूज़ के लिए छुई खदान से करण सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण काल में स्कूल बंद होने के चलते बच्चे घरों में ही कई रचनात्मक कार्यों में जुटे हुए हैं। इस दौरान बच्चे कई प्रेरणादायी संदेश भी लोगों को दे रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल के दौरान लोगों में बेहतर ऊर्जा का संचार करने के उद्देश्य से बच्चे भी अपना योगदान दे रहे हैं। स्कूल से छुट्टी भले ही मिली हो, लेकिन वह आम लोगों को बेहतर जीवन जीने की शिक्षा दे रहे हैं। राजनांदगांव शहर के महेंद्र नगर में रहने वाली KG2 की छात्रा आरवी चोपड़ा ने भी कुछ ऐसा ही संदेश दिया है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आरवी ने पर्यावरण सुरक्षा का संदेश देते हुए घर के गमले में पौधा लगाया और लोगों को पर्यावरण सुरक्षित रखकर जीवन को सुरक्षित रखने का संदेश दिया। वहीं इस लॉकडाउन में आरवी लोगों को स्वस्थ रहने के लिए योग का संदेश भी दे रही है। Myself Arvi Chopra. I am in
पूछो कि जब करोगे रक्षा तभी बनेगा जीवन अच्छा। Thanks to my teacher for this activity. वर्तमान परिस्थितियों में लोगों को हैरान परेशान देखकर बच्चे बड़ों को रचनात्मक और आध्यात्मिक संदेश दे रहे हैं। शहर के लालबाग हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी KG2 के छात्र विश्वेश राज व्यास संस्कृत में तैयार श्री कृष्ण स्तुति की मनमोहक प्रस्तुति दी, जो इस संकट की घड़ी में लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। आरवी चोपड़ा और विश्वेश राज व्यास की तरह ही कई बच्चे घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन सहित सुरक्षा मानकों को लेकर संदेश दे रहे हैं, ताकि प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर प्रकृति को स्वस्थ जीवन के लिए अनुकूल बनाया जा सके। अंकालू साहू के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री एवं जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण प्रभारी पंकज शर्मा ने अपने राजनांदगांव प्रवास के दौरान कांग्रेसियों की एक बैठक ली और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की नसीहत दी है। इस मौके पर उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को किसान विरोधी बताया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री एवं जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के प्रभारी पंकज शर्मा अपने राजनांदगांव प्रवास के दौरान कांग्रेस भवन पहुंचे। यहां पर उन्होंने कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली। बैठक में राज्य सरकार द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने की नसीहत दी है। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री पंकज शर्मा ने केंद्र की भाजपा शासित मोदी सरकार को किसान विरोधी बताया है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा धान का समर्थन मूल्य 53 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने पर किसानों के साथ छलावा करने का आरोप लगाया है। आज प्रदेश महामंत्री बनने के बाद, राजनांदगांव प्रभारी बनने के बाद मेरा पहली बार राजनांदगांव आगमन हुआ है और मेरे लिए गर्व की बात है कि हमारे अन्नदाताओं के मुद्दों पर आज हम लोगों ने यहाँ बैठक की है। अभी कुछ दिन पहले ये देखने को मिला है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने समर्थन मूल्य में 53 रुपये की वृद्धि की है, जो किसानों के साथ मैं सोचता हूँ कि एक छल है और इससे ये प्रतीत होता है कि भाजपा की कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। नरेंद्र मोदी अपने आप को किसानों के हितैषी बताते हैं, पर उन्होंने जब 53 रुपये की वृद्धि की और ऐसी घोषणाएं की जो पहले भी, जिनके जैसे उन्होंने कहा कि कर्जा माफ़ करेंगे, कर्जा माफ़ करने के बजाय, सब्सिडी माफ़ करने के बजाय उन्होंने कुछ समय बढ़ाया है कर्जा पटाने के लिए। तो ऐसी घोषणाओं से किसानों को कोई भी हित नहीं होगा और भाजपा का और नरेंद्र मोदी का किसान विरोधी चेहरा अब सबके सामने आ चुका है। एक और प्रदेश की सरकार है जिन्होंने भाजपा और नरेंद्र मोदी के तमाम अड़ंगों के बावजूद अपनी जो घोषणा पत्र में जो घोषणा थी कि 2500 रुपये समर्थन मूल्य धान की देने की, उसको राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 4 किस्तों में देने की बात जो हमने कही थी, उसको हम लोगों ने पूरा किया है। आज मेरा ये स्पष्ट आरोप है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार किसानों के हित में कोई काम नहीं कर रही है और किसान विरोधी है। राजीव किसान न्याय योजना में जिन भाजपा के नेताओं को भी लाभ मिला है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कम से कम अपनी केंद्र की सरकार को ये कहें कि समर्थन मूल्य में इतनी तो वृद्धि की जाए कि वो छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी की बात की बराबरी कर सकें। जिस प्रकार से हमने राजीव किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को जो अतिरिक्त हमने जो पैसा दिया है, उतना पैसे की घोषणा नरेंद्र मोदी जी करें, हमारी सबकी ये मांग है और आज हम लोग ज्ञापन भी सौंपने जा रहे हैं।
इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री पंकज शर्मा ने राज्य सरकार की राजीव गांधी किसान योजना किसानों के हित में बड़ा कदम बताया है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण काल में राजीव गांधी योजना लागू कर किसानों को बड़ी राहत पहुंचाई है। प्रेस वार्ता के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पदम कोठारी, शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा, महापौर हेमा देशमुख, प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री शाहिद भाई, कमलजीत सिंह पिंटू, जितेंद्र मुदलियार, कांग्रेस प्रवक्ता रुपेश दुबे सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। अंकालू साहू और अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या राजनांदगांव जिले में लगातार बढ़ती जा रही है। शुक्रवार की देर शाम राजनांदगांव जिले में 6 नए मामले सामने आए। वहीं जिले भर में एक्टिव केस की संख्या 48 तक पहुंच गई है। राजनांदगांव जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शुक्रवार की देर शाम राजनांदगांव जिले में कोरोना वायरस के 6 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत मोतीपुर और शंकरपुर में एक एक मामला सामने आया है। तो वहीं जिले के ठाकुरटोला, अम्बागढ़ चौकी, छुरिया और छुईकदान के लीमों में एक एक मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राजनांदगांव शहर के मोतीपुर क्षेत्र में सामने आई मरीज क्वारंटाइन में रह रही थी और वे सूरत से लौटी थी। वहीं ठाकुरटोला से सामने आया मरीज मुंबई से लौटा था। इसी तरह छुईकदान के लीमों में पाए गए पॉजिटिव लखनऊ से लौटा था। लेकिन राजनांदगांव शहर के शंकरपुर में सामने आई पॉजिटिव मरीज की कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, जिससे यह मामला काफ़ी संवेदनशील बना हुआ है। इन नए मरीजों के मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सभी को उपचार के लिए कोविड-19 हॉस्पिटल पेंड्री में भर्ती कराया है। वहीं पॉजिटिव पाए गए क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है। डॉक्टर मिथिलेश चौधरी का कहना है कि कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद भी लोगों में जागरूकता नहीं आ रही है। कई लोग मास्क भी नहीं लगा रहे हैं, जबकि बार बार मास्क लगाने की हिदायत भी दी जा रही है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी बाजारों में लोग स्वयं नहीं कर रहे हैं। जिले में कल शाम को 4 पॉजिटिव की रिपोर्ट आई थी, जिसमें 2 नगर निगम क्षेत्र शंकरपुर और मोतीपुर के थे, एक ठाकुरटोला गांव का है और एक लिमोज छुई खदान। तो उसमें से मोतीपुर सूरत से आई थी और ठाकुरटोला वाला मुंबई से आया हुआ है। लीमो का लखनऊ से प्रवासी है और जो शंकरपुर में वो घर में ही रही थी। कहीं इसका प्रवास का जानकारी नहीं मिली है, वो घर पे ही रहती थी। तो सभी को हमने एडमिट करा दिया हॉस्पिटल में और कंटेनमेंट जोन भी घोषित कर दिया गया शंकरपुर को। और लगातार स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ है कि लोग आपस में ना मिले, भीड़ ना लगाएं और दूरी बना कर रखें, बाज़ार में भीड़ में ना जाएं, मास्क लगा कर रहें, हैंड वॉश करते रहें। लेकिन फिर भी पब्लिक निकल रही है, उनको बार बार समझाइश देने के बाद माइकिंग भी कराया जा रहा है लगातार। तो सतर्कता में थोड़ी कमी तो हो रही है पब्लिक की, लेकिन लगातार हम लोग प्रयास ये रहेगा कि उनको हमेशा 24 घंटे जागरूक करते रहें। कितना किलोमीटर का एरिया सर कंटेनमेंट जोन होगा? शंकरपुर वार्ड को लिया गया, 1 किलोमीटर के रेंज में जो आएगा उसको कवर होगा। राजनांदगांव शहर के शंकरपुर में पाई गई मरीज घर पर ही रही थी, उसकी कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। देर शाम रिपोर्ट आने के बाद उक्त मरीज को रात को ही मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया और सुबह पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया, जहां पुलिस बल तैनात किया गया है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। इन इलाकों में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी संस्थानों का संचालन नहीं किया जाएगा। वहीं अगले 14 दिनों तक इन क्षेत्रों में नया केस नहीं आने पर इसे कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया जाएगा। अब स्वास्थ्य विभाग के सामने संक्रमित मिले मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री सहित उनके संपर्क में आए लोगों को ट्रेस करना एक बड़ी चुनौती है। कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए लोगों का भी सैंपल लेकर टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। परमानंद रजक के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के शंकरपुर क्षेत्र में कोरोना वायरस मरीज मिलने के बाद अब यहां संपर्क में आए लोगों की पहचान के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा सर्वे शुरू कर दिया गया है। राजनांदगांव शहर के शंकरपुर वार्ड में कोरोना पॉजिटिव एक महिला के मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग का अमला संपर्क में आए लोगों की तलाश करने वार्ड में सर्वे कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग इस मामले को इसलिए और गंभीरता से ले रहा है क्योंकि उक्त महिला की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। वहीं वह कैसे और कहां से संक्रमित हुई यह अहम विषय है। पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए लोगों की पता तलाश की जा रही है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ANM सहित अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं। ये सर्वे कॉन्टेक्ट सर्वे है, घर घर सर्वे कर रहे हैं हम लोग। इसमें वो पॉजिटिव आई है अपने शंकरपुर वार्ड नंबर 10 में,
तो उसके लिए कांटेक्ट सर्वे कर रहे हैं हम। उसके आधार पे जो उसके कांटेक्ट में आए हैं उनका टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद संपर्क में जो आए हैं है ना। हाँ, आज से ही चालू हुआ है ये कल से, और ये रूट प्लान बन रहा है उसके हिसाब से फिर पूरे शंकरपुर वार्ड का सर्वे होगा ये पूरा। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्षेत्र में सर्वे के साथ ही यहाँ मुनादी भी कराई गई है ताकि लोग सतर्क रहें। वहीं पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों का भी सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा जाएगा। सहयोगी मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर में आए कोरोना वायरस मरीज को देखते हुए राजनांदगांव में अब बाजार का समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक करने का आदेश कलेक्टर ने जारी किया है। राजनांदगांव कोरोना वायरस के सामुदायिक संक्रमण के रोकथाम हेतु जिला कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने आदेश जारी किया है, जिसमें दिनांक 6 जून से नगर निगम राजनांदगांव सीमा अंतर्गत स्थित समस्त दुकानें व संस्थान आगामी आदेश तक सप्ताह के 6 दिन प्रातः 7 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुली रहेंगी। पूर्व में राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक संचालित हो रही दुकानों को अब शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीज के आने के बाद राजनांदगांव कलेक्टर के नए आदेश उपरांत सुबह 7 से शाम 5 बजे तक ही संचालित किया जाएगा। वहीं सप्ताह के केवल 6 दिन ही दुकानें खुली रहेंगी और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। रविवार को पूर्ण लॉकडाउन के दौरान केवल आवश्यक सेवा ही खुली रहेंगी। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ और खैरागढ़ क्षेत्र में हो रहे अवैध रेत परिवहन और उत्खनन पर जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है। रेत, मुरुम और गिट्टी से भरी 11 वाहन को खनिज विभाग ने पकड़ा है। इनमें से 4 हाईवा, 2 माजदा और 5 ट्रैक्टर शामिल है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ और खैरागढ़ नगर सहित उसके आसपास के क्षेत्रों में अवैध रेत मुरुम उत्खनन का खेल जारी है और बेधड़क रेत मुरुम उत्खनन हो रहा है। कड़ी कार्रवाई नहीं होने के चलते खनिज माफिया के हौसले बुलंद हैं। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अब अवैध रूप से मुरुम रेत के उत्खनन और परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है और रेत मुरुम और गिट्टी से भरी 4 हाईवा, 2 माजदा सहित 5 ट्रैक्टरों को पकड़ा है। खनिज विभाग के अधिकारी सुभाष साहू ने बताया कि क्षेत्र में अवैध रूप से रेत उत्खनन और परिवहन की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर कार्रवाई की गई है और वाहनों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया है। खनिज विभाग के अधिकारी ने बताया कि डोंगरगढ़ के भंडारपुर चिद्दो नाले से अवैध रूप से रेत उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा था। इसी तरह खैरागढ़ क्षेत्र में मुरुम का अवैध परिवहन किया जा रहा था। डोंगरगढ़ में पकड़े गए वाहन भंडारपुर बिच्ची टोला सेंदरी गांव का बताया जा रहा है। खनिज विभाग ने खनिज संपदा का अवैध परिवहन एवं उत्खनन का मामला तैयार कर न्यायालय में पेश किया है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर के साथ परवन अनुजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के गडई नगर से महज 3 किलोमीटर दूर ग्राम लीमो में एक कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने से क्षेत्र में दहशत का वातावरण निर्मित हो गया है। कोरोना संक्रमित मरीज को जहां उपचार के लिए कोविड-19 अस्पताल में दाखिल कराया गया है, वहीं प्रशासन इस क्षेत्र के 1 किलोमीटर के एरिया को कंटेनमेंट जोन एरिया घोषित कर सील कर दिया गया है और कोविड-19 के दिशा निर्देशों को 100% पालन करने का हिदायत दिया गया है। राजनांदगांव जिले में कोरोना पॉजिटिव मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले के गंडई क्षेत्र के कवर्धा मुख्य मार्ग पर स्थित ग्राम पंचायत लीमो में एक व्यक्ति का कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। लीमो में मिले पॉजिटिव मरीज को उपचार के लिए जहां कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहीं इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर 1 किलोमीटर की परिधि को सील कर दिया गया है। लीमो में पाए गए मरीज प्रवासी मजदूर है, जो कि 23 मई को लखनऊ से आए हैं। प्रवासी मजदूर को लीमो क्वारंटीन सेंटर में 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन रखा गया था और कोरोना जांच उपरांत सैंपल सिम्स भेजा गया था, जिसका रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर आज तत्काल राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। मिली जानकारी के अनुसार कोरोना पॉजिटिव मरीज 5 जून को 14 दिनों की क्वारंटाइन की मियाद पूरी कर चुका था और उन्हें घर भेजने की तैयारी की जा रही थी। इसी बीच इनका जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासनिक अमला सक्रिय हुआ है और मरीज को कोविड-19 अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। गंडई क्षेत्र में पॉजिटिव मरीज मिलने से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। प्रशासन इस क्षेत्र को सील कर दिया है और नगरवासियों को कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। गंडई से संकल्प न्यूज़ के लिए रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। सप्ताह भर की खबरों में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।